हमारे अगले कवि हैं रससिद्ध कवि। देखिए, अब तक जो कवि हमने देखे वो रीतिबद्ध कवि थे, रीतिबद्ध कवि केशवदास और पद्माकर। अब इनको छोड़ करके हम दूसरे कवि की ओर, तीसरे कवि की ओर जा रहे हैं, जिनका नाम बिहारी लाल है। और बिहारी लाल का जन्म संवत 1595 में ग्वालियर में हुआ था। ये जाति के माथुर चौबे थे। माथुर मथुरा में रहने वाले, उनका वंश हुआ था। चौबे मतलब चतुर्वेदी। ध्यान दे, वेदी मतलब एक वेद वाले, दुबे द्विवेदी, द्विवेदी का अपभ्रंश दुबे, त्रिवेदी का तुपे और चतुर्वेदी का चौबे। इस प्रकार से है। उनके पिता का नाम केशव राय था। लेकिन कुछ लोग इन्हें केशवदास के पुत्र मानते हैं, जिनका वर्णन हमने पहले किया था। लेकिन केशवदास अलग हैं और केशव राय अलग हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि समान प्रतिभा वाले दो लोगों को पिता पुत्र या भाई भाई मान लिया जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। उनके पिता का नाम केशव राय था। बिहारी जब केवल 8 वर्ष के थे तो उन्हें पिता ग्वालियर से ओरछा ले गए और उनका बचपन बुंदेलखंड में ही बीता। इनके गुरु का नाम है नरहरि दास। और युवावस्था में वे ससुराल मथुरा में व्यतीत हुए। देखिए, जन्म हुआ ग्वालियर में, रहे ओरछा में और ज्यादातर समय बिताया अपने ससुराल मथुरा में। जैसा कि उन्होंने प्रकट किया है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। जयपुर नरेश सवाई राजा जयसिंह अपनी नई पत्नी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इनसे बड़े चिंतित हो गए। राजा केवल अंतःपुर में ही रहने लग गया तो राजकाज देखेगा कौन। इस प्रकार से सबको चिंता लगी थी। और तब बिहारी ने कुछ नई शक्ल लड़ा करके उन्हें फिर से राजकाज में किस प्रकार से प्रवृत्त किया, एक दोहे के मात्र से देखिए। परंतु ये सारे मंत्रीगण सोचते कि क्या करें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी राजा को कुछ बोलने की। परंतु बिहारी ने अपने ऊपर वो काम लिया और एक दोहे ने उनकी जिंदगी बदल दी। जैसे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये दोहा पढ़ते ही जयसिंह को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वे फिर से अपने राजकाज के काम में लग गए। और बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी को वचन दिया, तुम एक दोहा रचोगे और एक स्वर्ण मुद्रा पाओगे, एक सोने की मोहर पाओगे। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे। वहां उन्हें पर्याप्त धन और यश मिला। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। सतसई या सप्तशती जिसको संस्कृत में कहा जाता है, मतलब 700 दोहे। यह मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। कतिपय दोहे संदिग्ध भी हैं, कुछ दूसरे ने भी लिखे हुए माने जा सकते हैं। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं। तथापि तनिक विचार पूर्वक बारीकी से देखा जाए तो लगभग 200 दोहे अति उत्कृष्ट हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सतसई में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा ही उस समय उत्तर भारत की सर्वमान्य तथा सर्व कवि सम्मानित ग्राह्य काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। इसका प्रचार और प्रसार इतना हो चुका था कि इसमें अनेक रूपता का आना सहज संभव था। बिहारी ने इसे एक रूपता के साथ रखने का स्तुत्य और सफल प्रयास किया है और इसमें निश्चित साहित्यिक रूप रख दिया है। इससे ब्रजभाषा मंच करके निखर उठी है, बहुत अच्छी हुई। बिहारी सतसई को 3 प्रमुख विभागों में विभक्त करके हम देख सकते हैं। एक नीति विषयक दोहे, भक्ति विषयक दोहे या अध्यात्म परक दोहे, और तीसरे श्रृंगार परक दोहे। इनमें श्रृंगार परक भाग अधिक है। कला चमत्कार सर्वत्र चातुर्य के साथ प्राप्त होता है। श्रृंगारात्मक भाग में रूपांग सौंदर्य, सौंदर्योपकरण, नायक नायिका भेद तथा हाव भाव विलास आदि का कथन किया गया है। नायक नायिका निरूपण भी मुख्यतः 3 रूपों में हुआ है। प्रथम रूप में नायक नायिका कृष्ण और नायिका राधा है।
नायक कृष्ण और नायिका राधा है। इसका इनका चित्रण करते हुए धार्मिक और दार्शनिक विचारों को ध्यान में रख करके किया गया है, इसलिए इसमें गूढ़ार्थ व्यंजना प्रधान है और आध्यात्मिक रहस्य तथा धर्म मर्म निहित है। दूसरा जो श्रृंगारिक रूप है उसके अंतर्गत राधा और कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, किंतु उनका आभास की प्रदीप्ति अवश्य दिखाई देती है और कल्पनादर्श का रूप भी प्रस्तुत किया जाता है, रचा गया है। इससे लौकिक वासना का विलास इसमें नहीं मिलता। तीसरे प्रकार के श्रृंगारपरक दोहे जो हैं उसमें लोक संभव नायक नायिका का स्पष्ट चित्रण है। इसमें भी कल्पना कौशल, कला कौशल और कवि परंपरागत आदर्शों का पुट पूर्णतः दिखाई देता है। नितांत लौकिक रूप से यह बहुत ही न्यून और बहुत कम है। बिहारी सतसई के दोहे मुक्तक दोहों को क्रमबद्ध करने के बहुत प्रयास किए गए हैं। 25 प्रकार के क्रम कहे जा सकते हैं, जिनमें से 14 प्रकार के क्रम देखे गए हैं। शेष 11 प्रकार की टीकाओं में उतना उल्लेख नहीं किया गया है। वस्तुतः बात यह जान पड़ती है कि ये दोहे समय समय पर मुक्तक के रूप में ही रचे गए थे, फिर भी चुन चुनकर एकत्रित करके संकलित कर दिए गए। केवल मंगलाचरणात्मक दोहों के विषय में भी इसी विचार से वैचित्र्य है। यदि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, इस दोहे की बात कहें तो इसको प्रथम मंगलाचरणात्मक दोहा और राधोपासक, राधा का उपासक भक्त के रूप में दोहे को माना जा सकता है। मोर मुकुट कटिकाछनी, इस दोहे में कृष्ण का वर्णन किया गया है जो उनकी अभीष्ट मूर्ति है। बिहारी वस्तुतः कृष्णोपासक थे, यह स्पष्ट है। सतसई को देखने से स्पष्ट होता है कि बिहारी के लिए काव्य में रस और अलंकार, चातुर्य, चमत्कार तथा कथन कौशल दोनों ही अनिवार्य और आवश्यक है। उनमें दोहों के दो वर्ग होते हैं, जिनमें रस, रेचियां और प्राबल्य है। रसात्मकता का कहीं विशेष ध्यान रखा गया है। अलंकार चमत्कार इनमें भी है, किंतु विशेष प्रधान नहीं, वरन रस परिपोषकता और भावोत्कर्षता के लिए सहायक रूप में है वह है। दूसरे वर्ग में वे दोहे आते हैं जिनमें रसात्मकता का विवेचन नहीं, वरन अलंकार चमत्कार और वचन चातुर्य अथवा कथा कथन कौशल यानी संवाद का कौशल दिखाई पड़ता है, केशवदास की तरह ही। रस को उत्कर्ष देते हुए भी अलंकार कौशल का अपकर्ष होने नहीं दिया है। इस प्रकार कहना चाहिए कि बिहारी रसालंकार सिद्ध कवि थे, रस सिद्ध नहीं। नीति विषयक दोहों में वस्तुतः सरसता रखना कठिन होता है, उसमें उक्ति वैचित्र्य और वचन वक्रता आ जाती है। उसके साथ ही साथ चारु चातुर्य चमत्कार भी आ जाते हैं जो प्रभाव उत्पादक और ध्यानाकर्षक में सहायक होते हैं। यह बात नीतिपरक दोहों में स्पष्ट है, फिर भी बिहारी ने इनमें सरसता का सराहनीय प्रयास किया है। ऐसी ही बात दार्शनिक सिद्धांतों, धार्मिक भावों के रूप में भी प्रस्तुत की है। इतना ही नहीं, उन्होंने आयुर्वेद, ज्योतिष और उस समय जितने भी शास्त्र थे उन सब के बारे में भी ग्रंथ, दोहे लिखने का बहुत अच्छा प्रयास किया हुआ है। धनश्री अवंती, बीच बीच में छोड़कर मत जाइए, डिस्टर्ब हो जाता है। बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती रससिद्ध कविवरों की मुक्तक रचनाओं जैसे आर्या सप्तशती जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गाथा सप्तशती ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्राकृत भाषाओं के ग्रंथ हैं। अमरुक शतक के मूल भाव जैसे के वैसे लिए हैं। कहीं कहीं उन भावों में काट छाट करके उन्हें सुंदर रूप दिया है, तो कहीं कुछ उन्नत किया है और कहीं कहीं ज्यों का त्यों रख दिया है। अमरुक शतक, आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती में से। और सौंदर्य का यह है कि दीर्घ भावों को संक्षिप्त रूप में रखने का प्रयास किया है। इसलिए ध्यान रखिए, बिहारी के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे अरु नाबक के धीर, देखन में छोटे लागे खावक रत गंभीर, ये इसका वैशिष्ट्य है। सतसई पर बहुत सारी टीकाएं हुई हैं, जिनमें से 54 टीकाएं महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से
कवि श्रेष्ठ रत्नाकर जी की बिहारी रत्नाकर नामक अंतिम टीका है। यह सबसे महत्वपूर्ण टीका है। सतसई के अनुवाद भी संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि में हुए हैं। उन सतसई के दोहों को स्पष्ट करते हुए कुंडलियां आदि छंदों द्वारा विशिष्टीकृत भी उसमें किया गया है। अब और हम एक दो बातें और यहाँ कहना चाहेंगे कि बिहारी श्रेष्ठ कवि हैं या नहीं, इस पर भी बहुत विचार किया गया। कुछ लोगों ने, खास करके मिश्र बंधुओं ने, देव नाम के एक अन्य कवि को बिहारी से श्रेष्ठ कवि बताने की कोशिश की है, लेकिन इसमें बहुत द्वंद्व रहा। मतलब कुछ ऐसे लोग थे, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा, ध्यान दें, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा जी एक ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध करने का प्रयास किया, और वे कहते हैं कि बिहारी की कविता खांड की रोटी है। खांड मतलब गुड़, गुड़ जैसा रहता है ना, उत्तर भारत में वैसा खांड होता है, कहीं से भी तोड़ो मीठी ही लगती है। इस प्रकार से उनकी प्रशंसा की हुई है। तो बहुत सी बातें हैं। देखिए, एक और बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि बिहारी की जो काव्य दृष्टि है वो सौंदर्य भावना भरी है, परंतु उन्होंने भक्ति के भी दोहे लिखे हैं, जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जाकी छाई परत, श्याम हरित दुति होई। और श्रृंगार में या अनुरागी चित्त की, बहुत महत्वपूर्ण दोहा है, देखिए, या अनुरागी चित्त की समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ये श्री कृष्ण की महिमाएं देखिए। श्री कृष्ण जो काले हैं, उनके श्याम रंग में हम जितने डूबते जाते हैं उतना ही हमारा मन उज्जवल होता जाता है। नीति का एक दोहा उनका है, नर और नर की अरुणल नीर की, गति एक करी जोय, जे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचे होए। इस प्रकार से नीति के भी दोहे मिलते हैं। बिहारी की भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ बहुत सरस है, मधुर है, प्रांजल है, प्रौढ़ है। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह। नायिका का वर्णन करें, देखिए, अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूँ रहे, बड़ो उजेरो उजेरो गेह। रस सिंगार मंजनों किए, कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हो बिना, खंजन गंजन नैन। इस प्रकार से श्रृंगार का उन्होंने वर्णन किया है, श्रृंगार रस का वर्णन किया हुआ है। बिहारी की सौंदर्य भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहारी के सौंदर्य भावना में देखिए, नायिका का वर्णन किया जाता है। नायिका को वो पूनम का चांद कहते हैं, और वे कहते हैं, ये पतरा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनन ओज उजास। अर्थात यह है कि अगर आपको आज कौन सा दिन है पता चल करना है, तो साथ में आपको क्या रखना पड़ेगा, ज्योतिष का पत्र यानी पंचांग रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके घर के पास अगर गए रात में तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका चेहरा इतना जगमगाता है कि आपको लगता है कि पूनम की रात हो। हालांकि हो सकती है एकादशी द्वादशी भी हो सकती है, प्रथमा द्वितीया प्रतिपदा द्वितीया भी हो सकती है। बिहारी ने नारी को केंद्र में रख करके श्रृंगारिक वर्णन किया हुआ है, जैसे अंग अंग छवि की लपटी, उपटती जाती अछेह, खरी पातरी तऊ लगे, भरी भरी सी देह। अत्यंत श्रृंगारिक वर्णन है। इसी प्रकार से देखिए, एक नायिका दूसरी नायिका से अपने नेत्रों की दशा का वर्णन करते हुए कहती है, देखिए, हरी छवि जलते परे, तबते छिन बिछुने रैन, भरत ढरत बूझत तरत, रहत धरी लो नैन। इस प्रकार से कहा है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जिस दोहे में सारी क्रियाएं, प्रेम की जितनी भी क्रियाएं हो सकती हैं, खास करके पूर्व राग की, पूर्व राग वियोग श्रृंगार की, वो एक ही दोहे में बता दी गई। देखिए, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हूँ, नैननी हूँ सौ बात। अर्थात आंखों से क्या क्या किया जा सकता है प्रेम में। आंखों से बातें की जाती है, कहना,
नटना, हाँ, श्रृंगारिक होना, रीझना, प्रसन्न होना, खींचना, क्रोधित होना, मिलना भी आंखों से, खिलना भी आंखों से, लजाना भी आंखों से, और ये सारे के सरणी 100 प्रकार की बातें अकेले नयन कर देते हैं, आंखें कर देते हैं, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। आगे वो लिखते हैं, देखिए, भौहनु, भौहनु त्रासती मुख नटती, भौं से त्रास दिखाती है, मुख से नट दिखाती, नट मतलब नाटक करते हैं, आंखन से उलट पटाती, और आंखों से 100 प्रकार के काम करती हैं, ऐची छुड़ावती करु ईची आगे आवती जाति, इस प्रकार से उन्होंने शारीरिक भ्रूभंग, आंखों का और कमर का वगैरह वर्णन किया हुआ है। राधा कृष्ण की चेष्टाओं का भी हास परिहास में उन्होंने हास्य रस में वर्णन करने का प्रयास किया है। देखिए, बतरस लाली लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हंसे, देत कहे नटी छाए, इस प्रकार से हास्य रस का भी यहाँ वर्णन आपको प्राप्त होता है। अगर देखा जाए तो बिहारी क्या महत्वपूर्ण है, बिहारी का महत्व क्यों है रीतिकाल के सिद्ध रस रीति कवियों में, ध्यान रखिए, बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, न केशवदास की तरह, न पद्माकर की तरह, न भूषण की तरह, न मोतीराम की तरह, किसी भी अन्य कवि की तरह उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, एकमात्र ग्रंथ लिखा, वो भी लक्ष्य ग्रंथ लिखा बिहारी सत से, और यही उनकी कीर्ति का, यश का आधार है। बिहारी लाल या बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को दोहे जैसे छोटे छंद में अभिव्यक्त करके अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है, जिस कारण डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने उनकी कविता को खांड की रोटी कहा है, जैसा मैंने थोड़ी देर उल्लेख पहले किया था। अपने काव्य में उन्होंने अपनी बहुज्ञता अर्थात ज्योतिष विषयक ज्ञान, विज्ञान विषयक ज्ञान, आयुर्वेदिक विषयक ज्ञान, राजनीति विषयक ज्ञान, लोक संबंधी ज्ञान, अभी सभी विषयों को प्रस्तुत किया है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा के अनुसार जिस कवि की कला ने जनसाधारण से लेकर के राजा महाराज तक, सामान्य हिंदी का ज्ञान रखने वालों से लेकर के संस्कृत के प्रकांड पंडितों तक, ब्रजभाषा क्षेत्र से लेकर के गुजराती, मराठी आदि प्रांतीय भाषाओं के क्षेत्र तक, देश से लेकर विदेश तक आलोचकों को रस में आप्लावित किया हो, वह कोई सामान्य दृष्टा नहीं हो सकता। निस्संदेह बिहारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार हैं तथा भारत के यशस्वी महाकवि और विश्व के आदरणीय कलाकार के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। इस प्रकार से डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा जी ने उनकी प्रशंसा की है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों के मन का मोह रही है, रसिकों का मन मोह रही है, यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। डॉक्टर भैरत मिश्र जी लिखते हैं, बिहारी की रचना में कहीं कोई कच्चापन नहीं झलकता, प्रत्येक दोहा कलात्मक पूर्णता का एक रूप है। बिहारी द्वारा रचित अनेक दोहों को मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू शेरों में रूपांतरित किया हुआ है, इसलिए उसकी भी ताकत बढ़ गई है। हिंदी के कला प्रधान कवियों में बिहारी का नाम अग्रगण्य है। बिहारी के काव्य का कला पक्ष परम समृद्ध और सशक्त है। काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक है भाव पक्ष या कथ्य पक्ष, दूसरा कला पक्ष या शिल्प पक्ष। एक सफल कवि जहां भावोत्कर्ष के द्वारा अपनी प्रक्रिया का परिचय प्रदान करता है, वहीं कलात्मक रूप में अपनी वृत्ति को आलोकित करके काव्य मर्मज्ञों को आश्वस्त भी करता है। भाव पक्ष बिहारी के काव्य का मूल विषय है श्रृंगार रस का अक्षय और अप्रतिहत प्रवाह। उन्होंने श्रृंगार के अनुभूति क्षेत्रों में जिस प्रकार की व्यापकता, विस्तार, वैविध्य और मार्मिकता का ज्ञान था, उतना शायद हिंदी के किसी अन्य कवि को नहीं था, या बहुत कम कवियों में दृष्टिगत होता है। श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार के दो पक्ष, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। बिहारी को संयोग श्रृंगार में ज्यादा वर्णन उन्होंने किया हुआ है, उसमें ज्यादा सिद्धता प्राप्त की है, लेकिन वियोग वर्णन में उतनी नहीं। वियोग वर्णन में घनानंद जैसे कवि ज्यादा महत्वपूर्ण है।
फिर भी उनके वियोग वर्णन के चित्र यथेष्ट मार्मिक है, लेकिन ज्यादा उन्हें संयोग श्रृंगार के वर्णन में सफलता प्राप्त हुई है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत बिहारी ने अनेक सौंदर्य चित्र, प्रेम के व्यापार पक्ष, दृश्य और रीति सुरति आदियों की छवियां चित्रित की हैं। जैसे देखिए उनकी नायिका का वर्णन, चमचमात चंचल मुख घूम कटपट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन, छूटी न सितुता की झलक झलक्यो जीवन अंग, दीपनी देह दुहन मिली दीपति ताफता रंग। कटिका कमर का वर्णन वे करते हैं, लहलहाति तन तरुणाई, लई लागी लौ लकी जाई, लगे लाक लोग लन भरी, लो उन लेती लगाई। या फिर इस प्रकार का भी वर्णन है, पाई महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मोड़ती जाए। इस प्रकार के श्रृंगारिक वर्णन हमें दिखाई देते हैं। बिहारी के वियोग वर्णन में आड़े दे आले वसन जाड़े हो की रीति, साहस कके स्नेह बस सखी सबे द्विज जाति, इत आवत उत जात चली छ सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे बड़ी उसासनी साथ। इस प्रकार से उनके इसका वर्णन होता है। कभी कभी यह वर्णन अत्यंत दूर की कौड़ी का लगता है, जैसे कि एक दोहा मैंने पहले कहा था, देखिए साहित्य शास्त्र के वर्णन में, कि एक प्रोषित पति का नायिका है, उसका पति किसी गांव चला गया है और उस गांव से आने वाले एक मुसाफिर से वो पूछता है कैसा है गांव, तो कहते हैं कि गांव में बहुत गर्मी पड़ी है, बहुत ठंडी के दिनों में भी गर्मी पड़ी है। तो नायक ये समझ जाता है कि उसकी नायिका के नाक से जो श्वासोच्छ्वास हो रहा है उस गर्मी से लुआरें चल रही हैं। इस प्रकार की दूर की कौड़ी भी कभी कभी पकड़ने का प्रयास किया है, परंतु जितना भी देखे बिहारी एक श्रेष्ठ कवि के रूप में हमारे सामने आते, चाहे वो कला पक्ष हो या फिर चाहे कथ्य पक्ष हो। ठीक है, यहाँ हम बिहारी को पूर्ण करेंगे। कल की तासिका में हम, जो कल हमारी अंतिम तासिका है, इसमें हम दो कवियों की ओर आपका रुख करेंगे। एक कवि भूषण, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पर शिवा बावनी और शिवराज भूषण जैसे ग्रंथ लिखे हैं, और दूसरे हैं घनानंद, जिन पर भी हम कल चर्चा करेंगे। कल बराबर 8:40 पर हम आएंगे, तो हमारे दोनों कवि पूर्ण हो जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरिक। हम बीच बीच में आपको गूगल परीक्षाएं भी भेजते रहेंगे। ठीक है।